Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to present the main review of chapter number 18, Atomic and Nuclear Physics. First of all, Introduction to Structure of Atom. जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको मेन कंटेंट्स में आपके एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं, वो आपके पास है इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिकली जो आपके पास चैप्टर का आपने देखा कि आपके पास मेन टाइटल है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। वर्ड एटॉमिक बेस करता है एक एटम से, मींस के सबसे पहले आपको जो बात पता होनी चाहिए वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इन डिटेल बताने की आई थिंक इसमें मुझे नीड नहीं है, बिकॉज़ ये आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अपनी 9th क्लास में। तो इंट्रोडक्शन जो आपके पास होता है स्ट्रक्चर एटम का, वो बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने डिफरेंट एटॉमिक थ्योरीज पढ़ी थी क्लास 9th केमिस्ट्री में। आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की थी, देन फर्दर उस पर रिसर्च की रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया, देन फर्दर उसकी रिसर्च पे बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। तो देखें रदरफोर्ड की जो डिस्कवरी थी वो क्या कहती थी कि जो आपके पास एक एटम होता है वो बेसिकली अपने सेंट्रल एक रीजन को जो कॉन्सिस्ट करता है वो आपके पास न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जो मैंने पी एंड एन लिखा हुआ है, पी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। और जो बाहर ऑर्बिट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वेयर एज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो एक मेन स्ट्रक्चर होता है ये आपके पास किसका होता है, एटम का। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो आपके पास जैसे अभी मैंने बता दिया कि जो आपका न्यूक्लियस होता है ये कंटेन करता है टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कलेक्टिवली ये जो दोनों की हम बात करते हैं कि कलेक्टिवली जो आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको हम इन शॉर्ट न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं उनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो आप लोगों के पास सिंपलेस्ट एटम होता है, जो बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर हम जिसकी बात करते हैं, वो आपके पास हाइड्रोजन का होता है, जिसके अंदर एक सिंगल प्रोटॉन होता है। और ये तो आपको पता है, आप लोग अच्छे से फैमिलियर इस बात से कि जो टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपके एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसी के इक्वल आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टोटल मास होता है न्यूट्रॉन का वो तकरीबन बराबर होता है प्रोटॉन के, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो तकरीबन 1836 टाइम्स हैवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत। ठीक हो गया। तो इस तरह हम ओवरऑल बात करें कि जो मास आपके पास एटम का होता है वो तकरीबन जो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज का सम होता है उसके बराबर आता है। ठीक हो गया। ये एक मेन आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपको, उसके बाद देखें जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये यहाँ पे जैसे मैंने कैलकुलेशन आपको बता दी कि कैलकुलेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की। यहाँ पे एक्स कोई भी सपोज़ कर लें, आपके पास कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं, लेट सपोज जैसे अब मैंने यहाँ पे 13 एंड 6 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये मैंने कोई कार्बन का आइसोटोप लिया हुआ है, कार्बन 13। ठीक है, तो 6 स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर है, 13 स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास। और अगर आप लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला आप कुछ ये वाला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। यानी एटॉमिक मास निकालने के लिए न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऐड अप करें तो आपके पास टोटल मास आ जाता है। इसी तरह अगर आपको प्रोटॉन्स नोन होते हैं, एटॉमिक मास नोन होंगे, तो आप उसकी हेल्प से सेम फार्मूला में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इट मीन्स के इन शॉर्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देन देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो मेन कंटेंट है वो आपके पास है यहाँ पे आइसोटोप्स। आइसोटोप बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके पास किसी भी एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम लाई करते हैं, बट वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखती हैं कि हाइड्रोजन के आपके पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें आप प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम तीनों की बात करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि चूँकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तीनों केसेस में आपको 1 ही नज़र आएगा, लेकिन मास नंबर की बेस पे इनमें डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। हेयर हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3।
इसी तरह कार्बन के 3 आइसोटोप्स जो मैंने यहाँ लिखे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी तरह आपके पास डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, अब इस तरह से आप बात करते हैं कि एलिमेंट आपके पास एक ही है, उसके जो डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं इस तरह से कि उनका मैस नंबर डिफ़र करता है, जिसकी बेस पे उनके अंदर ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सिंगल प्रॉपर्टी आपके पास आइसोटोप्स होती है। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि जो आप लोगों के पास मेन चैप्टर का जो कंटेंट था एटॉमिक वर्ल्ड से रिलेटेड। अब हम बात करने लगे न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जो हमने बात करनी है, जौहरी तवानाई बेसिकली क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, हमने जो टाइप्स ऑफ रेडिएशंस जो पढ़नी है यहाँ पे इस चैप्टर में, वो आपके पास हैं अल्फ़ा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ठीक है, इन तीनों के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे इन डिटेल पढ़ना है। जी स्टूडेंट्स, तो आप देखें जो आप लोगों के पास इन 3 रेडिएशंस के बारे में सबसे पहली मेन थीम है, वो आपके पास है नेचर ऑफ रेडिएशन। हम सबसे पहले तो ये चीज़ पढ़ेंगे कि आपके पास ये जो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज के नाम से 3 रेडिएशंस होती हैं, बेसिकली इनकी नेचर क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ अबाउट अल्फ़ा रेज। अल्फ़ा रेज में बेसिकली क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेज जो होती हैं आपके पास, बेसिकली आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसको आप लोग कह सकते हैं, जैसे हीलियम आपके पास होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की हम बात करते हैं उसमें, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स में आता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो अनस्टेबल, ये बात तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके पास अनस्टेबल किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं ना, अनस्टेबल न्यूक्लियस, जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है, डिके प्रोसेस होता है, तो उस दौरान उसमें से एमिट होने वाली जो रेडिएशंस होती हैं वो सम हाउ अल्फ़ा रेज होती हैं, सम हाउ बीटा होती हैं और गामा रेज होती हैं। याद रखिएगा कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि वो एमिशन जो रेडिएशंस की होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स में होती है, तो वो आपके पास बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेज होती हैं। सेकेंड हम बात करेंगे बीटा रेज की नेचर के बारे में। जो बीटा रेडिएशंस होती हैं वो स्ट्रीम होती है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब मैंने बात यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की तो इट मीन्स कि आपके माइंड में फ़ौरन से बात आई होगी कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सो वी कैन से दैट बीटा रेडिएशंस आर एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज कैरियर। यानी कि जो बीटा रेडिएशंस की हम बात करते हैं, बीटा रेज जो होती हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा होता है। यानी कि जब अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होता है वो डिके होता है, उसमें से बीटा रेडिएशन भी इसी तरह एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ होती हैं, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक हो गया। और जो इस तरह गामा रेडिएशंस होती हैं, गामा रेडिएशंस को हम कहते हैं वो आपके पास फास्ट मूविंग लाइट फोटोन्स होते हैं। ठीक है, लाइट फोटोन्स होते हैं वो, यानी कि ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपको पता है कि जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उनकी वेवलेंथ उतनी कम होती है, और ये भी इसी तरह से जो आपके पास एक्साइटेड अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनमें से एमिट हो रही होती हैं। मतलब कि अमूमन जो आपके पास ऐसे डिके प्रोसेस होती हैं कि जिनके पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियाइड फॉर्म होने में, मतलब डिके होके जो आपका एक्चुअल एलिमेंट होता है उससे जो प्रोडक्ट में नया बन रहा होता है उसमें कोई चेंज नहीं एज इट इज़ आता इन एटॉमिक एंड मास नंबर, बट जो एमिशन होती है रेस की एनर्जी की वो होती हैं, वो आपके पास बेसिकली इस केस में होती हैं गामा रेस। ठीक हो गया। तो सेकंड जो हमने इसका पॉइंट डिस्कस करना है वो आपके पास है आयनाइजिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। तो अब आयनाइजिंग इफेक्ट देखें कैसा होता है। अब इस तरह से पहली बात तो मैं आपको आयनाइजेशन थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि क्या है। वैसे तो ऑलरेडी आप लोग ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ऐसा एक फिनोमिना, यानी कि जिसके अंदर जब रेडिएशंस एमिट होती हैं ना, वो जिस फॉर एग्जांपल जो भी मैटर है उसको वो सेपरेट कर देती हैं दो तरह के चार्जेस में, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयन सेपरेट हो जाते हैं वो आपके पास बेसिकली प्रोसेस आयनाइजेशन का होता है। ये तीनों टाइप्स की जो आप ऑलरेडी रेडिएशंस डिस्कस कर चुके हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, अब इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि ये आयनाइज कर सकती हैं मैटर्स को। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली ग्रेटर पावर होती है आयनाइजेशन की इनमें एज़ कम्पेयर टू बीटा एंड गामा रेस, और उसकी वजह ये होती है कि इनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ह्यूज अमाउंट में होता है। ठीक है, और जो ओवरऑल इनका मैस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल्स का मैस होगा, जितना ज़्यादा वो चार्ज गैदर कर रहे होंगे, इट मीन्स कि उनकी आयनाइजेशन पावर भी उतनी ज़्यादा होगी। दैट्स वाई वी कैन से दैट हेयर अल्फ़ा पार्टिकल यूजुअली हैव ग्रेटर आयनाइजेशन एज़ कम्पेयर टू बीटा एंड गामा रेज। सेकेंड, आप बीटा पार्टिकल्स की देखें तो वो आयनाइज कर सकती हैं गैस को, लेकिन देखें आप ये कि उनकी आयनाइजेशन पावर एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल बहुत कम होती है। उसकी वजह ये होती है, आप देखें सेम उसी तरह उसी को आप रिवर्स कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास गैदरिंग होती है ओवरऑल मैस की वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स।
जबकि जो आयनाइजेशन पावर गामा रेज़ की होती है वो बहुत रेयर होती है बीटा पार्टिकल्स की निस्बत पे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आयनाइज करने की एबिलिटी अल्फ़ा रेज़ में प्रेजेंट होती है। और उसकी मेनली रीज़न जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी कि उनका ओवरऑल मैस, और दूसरी बात ये कि उनके ऊपर जो लार्ज पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा होता है। ठीक हो गया। थर्ड वन प्रॉपर्टी अबाउट दीज रेज इज़ पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशंस। ये जो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है इसको हम कहते हैं टकरा के गुजर जाने की सलाहियत। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके पास होने की, जो आप कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक हो जाना, ये जो एबिलिटी है वो पेनिट्रेटिंग पावर कहलाती है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो स्ट्रेंथ होती है रेडिएशंस की पेनिट्रेट करना किसी भी सर्टेन मटेरियल का, वो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कहलाती है। अब इसमें कुछ रिवर्स केस हो जाएगा आयनाइजिंग इफेक्ट की निस्बत के, हम कहेंगे कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे लेस होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि देखें, अगर आप किसी भी एक सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल तीनों को एक साथ एमिट करवाते हैं और उनके पाथ में जो उनका पैसेज वे जहाँ से उनका गुज़र होगा वहाँ पे आपने 3 तरह की सरफेसेस को लाइन में रखा। फर्स्ट पे आपने एक पेपर ले लिया, सेकंड नंबर पे आपने एक एलुमिनियम फॉइल ले ली और थर्ड पे आपने एक लेड फॉइल ले ली। ठीक हो गया। आप देखेंगे कि जब आप तीनों को एक साथ रेज़ को एक सोर्स के अंदर से पास करवाएंगे तो जो आपके पास अल्फ़ा रेज़ होंगी ना, वो जस्ट पेपर जो आपके पास सबसे पहले पड़ा हुआ था वो पेपर तक जाएंगी, उसके साथ टकरा के पेनिट्रेट होके वहीं से बाउंस बैक हो जाएंगी। जबकि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स ज़्यादा होती है। दैट्स वाई वो पेपर में से पास हो जाएंगे इजीली और आगे जाके जो एलुमिनियम फॉइल है उससे जाके पेनिट्रेट होंगे और वहाँ से बाउंस बैक हो जाएंगे। बट गामा रेज हैव इवन मोर पेनिट्रेटिंग पावर दैन फर्दर बोथ रेज लाइक अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स। इसमें अब ऐसा होगा कि जैसे आप देखेंगे गामा रेज पहले सबसे पहले पेपर जो आपके पास थी, पेपर शीट, उसमें से भी इजीली पास हो जाएगी। उसके बाद वो इसी तरह से एलुमिनियम फॉइल में से भी पास हो जाएगी और लास्ट पे जाके जो लेड शीट है वहाँ से पेनिट्रेट होकर बाउंस बैक होंगी। कौन सी रेज़? गामा रेज़। तो यानी टकरा के गुजर जाने की सबसे ज़्यादा जो सलाहियत है, पेनिट्रेटिंग पावर है, वो कौन सी रेडिएशंस में होगी? वो गामा रेज़ में होगी। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेडिएशंस के कुछ यूजेस की। देखें, रेडिएशंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे इसकी वाइड रेंज में एप्लीकेशंस होती हैं। देखें, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स इसकी दूँ, गामा रेज़ जो आपके पास बेसिकली होती हैं, गामा रेज़ का एक ये इस्तेमाल है, जैसे अक्सर आप लोग देखते हैं ये जो आपके पास ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो जो हाई बीम रेज से ट्रीट किया जाता है ना, उनके ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, उसको क्रश किया जाता है या आप कह रहे हैं क्लॉटिंग ख़त्म की जाती है, तो उसके लिए जो हाई बीम रेज़ यूज़ हो रही होती हैं वो बेसिकली गामा रेज़ होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें इसका कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी पता है कि गामा रेज़ के अंदर ये चीज़ होती है कि ये हेल्दी सेल्स टिश्यूज़ के साथ जो आपके मतलब आपने ट्रीट करना होता है पार्ट, वहाँ से जो उसने अनहेल्दी सेल्स टिश्यूज़ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना होता है, रूट आउट करना होता है। साथ साथ ये हेल्दी सेल्स को, टिश्यूज़ को भी रिमूव कर देती हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट बॉडी जो होल बॉडी होती है उसको एक लेड एप्रॉन के अंदर कवर किया जाता है। लेड एप्रॉन में कवर करने के बाद सिर्फ वही वाला पार्ट सामने रखा जाएगा जिसको एक्चुअली आपने इन रेज से ट्रीट करना है, और इस तरह से ये जो रेज होती हैं आपके पास, ये इस तरह ब्रेन थेरेपी में हेल्प करती हैं हमें। उसके अलावा भी आपको अपनी डेली लाइफ में जो रेज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन एक बात जो हमें मेनली पता होती है, जो सेफ़ लिमिट होती है इन रेडिएशंस की, वो 5 रैम पर ईयर होती है, जो एक पेशेंट के लिए आप एक सेफ़ लिमिट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कि जो आपके पास ये रेज़ होती हैं, इसके और डेली लाइफ में जो एग्ज़ाम्पल्स हैं कुछ यूँ हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास कैंसरस सेल्स होते हैं बॉडी में, उनको जो आपके पास बिल्कुल प्राइमरी स्टेजेस होती हैं उसमें डिस्ट्रॉय करने के लिए भी गामा रेडिएशन बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो इनकी एक हाई बीम जो रेडिएशंस की होती है वो डायरेक्टली मतलब कि इन कंटैक्ट लाई जाती है पेशेंट बॉडी से, जिससे वो कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जब हम लोग पेशेंट को इन रेज की बीम से ट्रीट करवा रहे होते हैं तो उसके लिए हमने जस्ट वो पार्ट एक्सपोज करना होता है जिसको ट्रीट कर रहे हैं, बाकी सारे पार्ट को हम लेड एप्रॉन में कवर कर देते हैं ताकि आपके हेल्दी सेल्स किसी भी तरह डिस्ट्रॉय ना हो।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाफ़ लाइफ। अब हाफ़ लाइफ के बारे में आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा मैं बता दूं कि यह आपके पास बेसिकली हाफ़ लाइफ नाम से जैसा कि जाहिर है ये एक ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर जो आपके पास अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है ना, वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, वो आपके पास हाफ़ लाइफ होती है। मतलब इन शॉर्ट आप इतना से याद रखिएगा कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कोई सैंपल जिसको आप लोग हाफ पार्ट के अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई होना चाहिए, उसके हाफ पार्ट को आप डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं, और इसी तरह से ये डिकम्पोज होते होते डिके प्रोसेस कंटिन्यू रहता है फॉर इनफाइनाइट टाइम पीरियड। तो ये आपके पास होल फिनोमिना हाफ लाइफ कहलाता है। जैसे देखें यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करने के लिए, कि यहाँ मैंने लिखा कि सबसे पहले आप सपोज कर लेते हैं, इसका मैंने ग्राफिकल एनालिसिस भी दिया है कि यहाँ पे आप देखें वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास काउंट्स पर मिनट हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने टाइम लिया हुआ है मिनट्स में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले यहाँ रेंज क्या थी, यहाँ पे आपके पास 0 से 200, 400, 600, 800 एंड 1000 तक रेंज जा रही है। अब आपने क्या किया कि यहाँ जैसे मैंने बताया हुआ कि आप 1000 से 500, 500 से 250, देन 250 टू 125, ये जो आपने डिके प्रोसेस करवाया, आप देखेंगे 1000 का जब हम हाफ़ लेते हैं तो वो 500 आता है, फिर जब 500 का आप हाफ़ करेंगे तो वो 250 आएगा, देन फर्दर 250 का हाफ़ आपके पास 125 आता है, एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू रहता है प्रोसेस फॉर ईच हाफ़ लाइफ, यानी कि जो आपके पास ईच डिके होता है उसके लिए रिक्वायर्ड जो टाइम है यहाँ पे वो 40 मिनट है। ठीक हो गया। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि यानी इस होल जो आपके पास एग्जांपल है इससे क्लियर है, इट टेक्स यानी लेट सपोज अगर मैं आपसे ये बात कह देती हूँ कि आपके पास जो 1000 से 250 तक की रेंज है, तो इसको आप किस तरीके से एलेबोरेट करेंगे, आप कह सकते हैं इट टेक्स 2 हाफ लाइफ फॉर द काउंट रेट टू डिक्रीज फ्राम 1000 टू 250 पर मिनट। ठीक है, यानी कि 2 हाफ लाइफ से पास होने के बाद आपके पास 1000 से 250 तक का डिके प्रोसेस आएगा। इट मीन्स कि जो 1 हाफ लाइफ थी वो 1000 से 500 तक थी, जिसमें टाइम ड्यूरेशन जो रिक्वायर्ड थी वो 40 मिनट थी। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप लोगों के पास ये हम तीनों की बात करते हैं कि जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड था 3 हाफ लाइफ्स के लिए, 1000 आपके पास जो टोटल यहाँ पे मैथ था उस प्रोडक्ट का जिसकी हम बात कर रहे थे, काउंट रेट इनिशियल 1000 था, तो इट मीन्स कि उसके लिए आपने क्या करना है कि जब हम 125 तक की रेंज को चेक करेंगे ना, हमने 1000 से 500 पे फर्स्ट टाइम जो लिया हाफ लाइफ का 40 मिनट था, सेकंड पे देन 40 था, थर्ड पे देन 40 था, 3 हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे पास हुआ, तो आपने 3 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 120 मिनट्स एक्चुअली आपको रिक्वायर्ड थे कि आप इसको 3 हाफ लाइफ से गुजार कर टोटल डिके में लेकर आएँ। लेकिन आपने एक और बात अपने माइंड में रखनी है कि ये आपके पास बेसिकली इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए होता है। ये डिकम्पोजिशन किसी एक फाइनल स्टेज पे आके ये स्टॉप कर जाती है। मतलब कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये 100% डिके हो गया है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, सम हाउ मिलियन ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं कि फुल डिकम्पोजिशन किसी भी सैम्पल की टोटली जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो डिके हो जाए 100%। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसकी मैंने आपको एक शॉर्ट सी एग्जांपल दे दी, बाकी आप इसको जितना अच्छा इन डिटेल एलेबोरेट करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब स्टूडेंट्स न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या आपके पास होती है ये हम देख लेते हैं। आपके पास एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसा प्रोसेस जो बाय इटसेल्फ कंटिन्यू रहता है, जिसको कंटिन्यू करवाने के लिए आपको कोई आर्टिफिशियली काम नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद अमल में आने वाला। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसके अंदर जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन इस दौरान एमिशन हो रेडिएशंस की, और सेम वही रेडिएशंस लाइक अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, तो ये होल फिनोमिना न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। मतलब कि आपके पास पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, यानी ये बात तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई भी आपके पास रिएक्शन अकर करता है ना, रिएक्टिविटी होती है, तो बेसिकली यही होता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट होता है वो अनस्टेबल है, जबकि वो ख़ुद को स्टेबल बनाने के लिए उस रिएक्शन से पास होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जितने भी आपके पास मेन रिएक्टेंट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे कि वो अनस्टेबल हैं, और ओरिजिनल एटम है इसलिए हम उसको पेरेंट न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। तो जो आपके पास बेसिकली पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं
उन्होंने प्रोडक्ट में जाके स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना होता है। चूँकि वो उसकी प्रोडक्ट्स होती हैं इसलिए हम उसको डॉटर न्यूक्लियाइड कह देते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान एक एनर्जी की एक्सेस अमाउंट और रेडिएशंस रिलीज़ होती हैं। ये ओवरऑल फिनोमिना आपके पास न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन होता है। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा डीके की। इसकी एक जनरल एग्जांपल आपके सामने मेंशन है। सबसे पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो अल्फ़ा डीके है उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जो आपके पास स्टूडेंट्स, ये मैंने अल्फ़ा डीके लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल जो जनरल हम ले रहे हैं कि एक्स आपके पास कोई भी पेरेंट न्यूक्लियाइड है जिसका ए जो है वो एटॉमिक आपके पास मैस होगा और जो जी है वो एटॉमिक नंबर होगा। और फिर जब आगे जाके प्रोडक्ट में ये डॉटर यानी कि ये आपके पास जो था ये रोल प्ले करेगा आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाइड का, और ये जो प्रोडक्ट में बनेगा ये आपके पास डॉटर न्यूक्लियाइड का काम करेगा। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हीलियम्स आर एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सो दीज आर अल्फ़ा पार्टिकल, जिसको हमने कहा कि अल्फ़ा रेज इसमें एमिट होंगी डीके में, और एक एनर्जी की एक्सेस अमाउंट आपके पास डीके प्रोसेस में एमिट होती है। सो दैट्स वाई ये एनर्जी है जो एमिट होगी यहाँ से रिलीज़ होगी। क्लियर हो गया। तो अगर आप इसकी एग्जांपल कुछ लें तो आपके पास यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि रेडियम आपके पास एक इसके अंदर पेरेंट न्यूक्लियाइड का रोल प्ले कर रहा है विद एटॉमिक मास 226 एंड एटॉमिक नंबर 88। देन रेडॉन हेयर 222 एटॉमिक मास एंड 86 इसका आपके पास एटॉमिक नंबर है। आपने जनरल इक्वेशन में ऑलरेडी देखा कि जो आपके पास एटॉमिक मास था वो 4 से डिक्रीज़ हो रहा था और एटॉमिक नंबर 2 से। तो आपने इस इक्वेशन को माइंड में रखना है और इसी की हेल्प लेते हुए आपने यहाँ पे एक्चुअल जो आपके पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर था उसमें से 4 का और 2 का डिक्रीज़ किया। बाकी आपके पास सेम कंडीशन रहेगी कि यह आपके पास अल्फ़ा रेस थी जो पार्टिकल हुए थे एमिट, और ये एनर्जी रिलीज़ हो गई। तो इस तरह से आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये आपके पास होल जो फिनोमिना है, इट मींस इन अल्फ़ा डिके द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर विच इज़ एक्चुअली जी of parent nuclide reduced by 2 and its mass number और न्यूक्लियन नंबर A is decreased by 4। ठीक हो गया। यानी कि ओवरऑल इस होल फिनोमिना की डिस्क्रिप्शन आप ऐसे दे सकते हैं। सेकंड आपके पास न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में जो प्रोसेस है वो बीटा डीके का है। बीटा डीके में भी पेरेंट न्यूक्लियाइड आपने इस तरह से ले लिया। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, जबकि एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ होगा। और फिर आपको पता है बीटा रेज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मींस के नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो हम इस तरह से लिख देंगे और दोबारा से एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो हमने मेंशन कर दी। इट एग्जांपल हेयर इज़ दिस, आपके पास कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 14, आपने पेरेंट न्यूक्लियाइड में लिया, आपने इसको ऑब्ज़र्व किया। आगे जाके अपने जो आपके पास यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाइड फॉर्म होगा कि जब 1 से इंक्रीज़ हुआ इसका मास तो 6 से 1 एटॉमिक नंबर 6 + 1 7 हो गया। तो अब आपने जज ये करना है कि 7 बेसिकली किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, वो नाइट्रोजन होता है। तो अब आपने यहाँ पे C नहीं लिखना बल्कि अब आपने यहाँ पे N कर देना है। बाकी सेम कंडीशन रहेगी इलेक्ट्रॉन एनर्जी। So in short, it means in beta decay, the parent nuclide has its proton number Z increased by 1, but its mass number or nucleon number A remains unchanged. Clear? जी स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास लास्ट जो न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में डीके प्रोसेस है वो आपके पास है गैमा डीके। गैमा डीके जैसे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आपके पास न्यूट्रल होते हैं विदाउट एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करियर। सो दैट्स व्हाई वी कैन से ये आपके पास एक्स एक पेरेंट न्यूक्लियाइड है, कोई चेंज नहीं आएगा। जब ये डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट होगा गैमा रेज एमिट होंगी, एनर्जी की एक्सेस अमाउंट रिलीज़ होगी। इसी तरह ये एक्साइटेड जो स्टार शो किया होता है, इट मीन्स कि आगे कोई चेंज नहीं दे रहा। यहाँ पर आपके पास सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, वही जो आगे प्रोडक्ट में भी बनेगा डॉटर न्यूक्लियाइड में। इसी तरह मास नंबर में भी नो चेंज अकर कर रहा है। तो इट ओवरऑल मींस जो इन शॉर्ट आप इसकी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं वो आप इस तरह से लेंगे, गैमा रेज आर यूजुअली एमिटेड अलॉन्ग विद आइदर एन अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल। क्लियर हो गया। यानी इसमें आपको ओवरऑल कोई चेंज ऐसा कर होता हुआ नज़र नहीं आता। अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। स्टेबल और जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। देखें, एक तो आपके पास नेचुरल फिनोमिना होता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसमें आपका कोई कमाल नहीं होता, वो आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसके अंदर देखें, एक कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे सन की इनर कोर है। सन की इनर कोर में बेसिकली आपके पास जब से ये आपके पास ओवरऑल यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है तब से हम ये बात सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, साइंटिस्ट की थेरी उन्होंने सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की कि जो आपके पास उसके अंदर तोड़ फोड़ का टूटने बनने का अमल है। जो बड़े पार्टिकल हैं वो छोटों में, छोटे फ्यूज़ होकर बड़ों में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो बेसिकली उस दौरान एनर्जी की एक एक्सेस अमाउंट वो अपने अंदर से खारिज कर रहे होते हैं।
तो वही बेसिकली एनर्जी होती है फ्रॉम दैट डिकम्पोजिशन। जो रेडियो एक्टिविटी उसमें ऑलरेडी उसकी इनर कोर में प्रेजेंट है ना, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, वो नेचुरली फिनोमिनास के अंदर अक्कर कर रहा होता है। तो बेसिकली होता ये है कि वो जो आपके पास एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट आप तक पहुंचती है, ठीक है। जो आप लोग ये सूरज की तरफ से आने वाली जो रोशनी लेते हैं, जो हरारत लेते हैं, वो बेसिकली एनर्जी उस डिकम्पोजिशन के रिज़ल्ट में आती है। तो इस तरह से अगर वो तो हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात कर ली, अब मैं आपको उधर से लेकर आ रही हूँ थोड़ा आर्टिफिशियल की तरफ, कि अगर हम किसी स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑलरेडी स्टेबल भी है, उसके अंदर किसी किस्म की नेचुरली रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो नॉन रेडियो एक्टिव है, और हम उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करने के लिए कि उसका कोई इस्तेमाल करके हम जौहरी तवानाई जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो हम उसको आर्टिफिशियली किस तरह रेडियो एक्टिव बनाते हैं, ठीक है। यानी उसको हम चेंज करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। वो किस तरह के, उसको हम बम्बार्ड करवाते हैं मुख्तलिफ पार्टिकल से, कभी प्रोटॉन से, कभी न्यूट्रॉन से, या दूसरे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। यानी कि इसके अंदर सारा काम आपके पास यानी कि आपके पास मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। ये नेचुरल नहीं होते, मसनूई तौर पर तैयार करदा ताबकार अनासिर जितने भी आपके पास होते हैं, यानी उनकी स्टेबल पोजीशन को ख़ुद से हम अनस्टेबिलिटी रेडियो एक्टिविटी की तरफ लेके आते हैं बाय बम्बार्डिंग। बम्बार्डिंग का मतलब होता है कि मुसलसल टकराव होता रहता है उनके ऊपर, किसका, मुख्तलिफ़ किस्म की बीम्स का, जो भी रेज़ आपके पास, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो नेचर पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया हुआ या बनाना है। उसके मुताबिक पार्टिकल्स की हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करवा देते हैं अपने डिज़ायर्ड एलिमेंट में, ठीक है। अब हमें डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस नज़र आते हैं रेडियो आइसोटोप्स के या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के, जो इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। वो क्या क्या होते हैं आपको बताएं, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। मेडिकल फील्ड में आपको बहुत सारे इसके यूजेस नज़र आते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड में आप बात करते हैं कि कोबाल्ट 60 जो अमूमन इस्तेमाल होता है, वो कैंसर सेल्स जो होते हैं उनकी क्योरिंग ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि उसके अंदर से जो बीम रेज जो होती हैं वो इमिट होती हैं, वो ऐसे सेल्स को किल करने में हेल्प करती हैं जो ट्यूमर का बाइस बनते हैं पेशेंट बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा आपको मतलब इसके जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर आइसोटोप्स के बहुत सारे यूजेस मिलते हैं। आप लोग मतलब कि बड़े पैमाने पर अपनी डेली लाइफ में इसके यूजेस देखते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको एप्लीकेबल नज़र आते हैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी कि इसके जो जो यूजेस होते हैं। शॉर्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास जैसे मिसाल के तौर पे मेडिसिन की फील्ड है जिसमें ट्रेसर्स होते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप देखते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होता है ना केमिकल रिएक्शन में, ह्यूमन बॉडी के अंदर नेचुरली जो मेटाबॉलिज्म का सारा काम होता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल है या प्लांट है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी ये जो आपके पास रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा इनके ट्रेसर्स आपकी डिफरेंट फील्ड में आपको यूज़ होते नज़र आते हैं, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे आपके पास रेडियो आइसोटोप आयोडीन 131 होता है, वो आपके पास जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको ट्रीट करने में, उसकी मॉनिटरिंग करने में, उसकी बेटर फंक्शनिंग में, इन तमाम चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा जो डायग्नोसिस होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स के, उसके लिए फास्फोरस 32 को अमूमन यूज़ किया जाता है। यानी कि जो भी आपके पास मैलिग्निंग पार्ट होता है इसका बॉडी का, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है आइसोटोप अपनी मोर क्वांटिटी से, और इसकी वजह से जो उसके ये हेल्प करता है आपको ट्रेसिंग करने में, जो भी आपका इफेक्टेड पार्ट होता है बॉडी का उसको। इंडस्ट्री में इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। आपकी जो इंडस्ट्री होती है उसमें इसके ट्रेसेस जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं लोकेट करने के लिए, जो भी वेयर टेयर होता है मूविंग पार्ट्स में मशीनरी के, उसकी पर्पज़ के लिए। उसके अलावा जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होते हैं उसके अंदर किसी किस्म का लीकेज हो जाता है, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आइसोटोप हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह, या हैवी मशीनरी के अंदर कोई क्रैक अपीयर हो जाता है तो उसके लिए। तो देन एग्रीकल्चरल जो आपके पास फील्ड होती है उसमें ज़्यादातर फास्फोरस 32 जो आपके पास होता है उसके ट्रेसेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब उसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो आपके पास फर्टिलिटी होती है लैंड की, उसको मेंटेन करने के लिए या फिर उसकी फर्टिलिटी को बेटर एक ग्रोथ देने के लिए ये आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड में। और इस तरह इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ये मैंने थोड़े से शॉर्ट आपको बता दिए। नेक्स्ट आपके पास जो स्टूडेंट्स टॉपिक है वो आपके पास है कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग आपके पास क्या होती है, ये भी ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या है।
बेसिकली जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 होता है ना, वो एक थोड़ी सी मिकदार में आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, ठीक है। जितने भी लाइव प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसलिए वो स्लाइटली रेडियो एक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी उनमें नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी रेडियो एक्टिव जो आपके पास नेचर होती है वो उन प्लांट्स में अपीयर हो जाती है। फिर होता कुछ यूँ है कि जब कोई भी एक जो ट्री है वो डाई होता है, मतलब कितने हज़ार सालों बाद, जब हम कहते हैं ना कि पूरी तरह जो एक दरख्त होता है वो डाइस का मतलब होता है कि जब वो उसकी जो रूट्स होती हैं पूरी तरह सूख जाती हैं, अब उसकी मज़ीद ग्रोथ नहीं होती है, ख़त्म हो जाता है। तो जो कार्बन 14 उस प्लांट के अंदर मौजूद होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डिके होना शुरू होता है, ठीक है, ख़त्म होना शुरू होता है। और इस तरह से कि वो जो हाफ़ लाइफ होती है कार्बन 14 की, वो ऑलमोस्ट 5730 यानी 5730 ईयर्स होती है। तो जो एज होती है उस डेड ट्री की, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस कार्बन 14 आइसोटोप की हेल्प से। किस तरह से कि आप कंपेयर करते हैं एक्टिविटी कार्बन 14 की एक लाइव ट्री में और एक डेड ट्री में, ठीक है। एक आपने लाइव ट्री में इसकी कंसंट्रेशन ले ली और एक आपने डेड ट्री में ले ली। ये जो एक्टिविटी होती है लाइव ट्री की, ये तकरीबन जो है वो कांस्टेंट होती है कार्बन 14, जो आपके पास जो भी रीप्लेनिश्ड हो रहा होता है। जबकि जो कार्बन 14 डेड ट्री में होता है वो जाहिर सी बात है वो मज़ीद रीप्लेनिश नहीं हो सकता, क्योंकि वो ट्री जो है वो डेड है। लिहाजा इस एक्टिविटी को आप मेजर करते हैं और इस बेस पे जो साइंटिस्ट हैं वो एस्टिमेट कर लेते हैं कि आपके पास वो जो एक प्लांट था या ट्री था जो डाइज आउट हो गया, बेसिकली उसकी एज कितनी थी। तो ये आपके पास बेसिकली जो आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, इनका एक कार्बन डेटिंग के थ्रू एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है, एक तो यही कि कार्बन डेटिंग के बारे में आप बता दें, और या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं कि जो आपके पास एंशंट ऑब्जेक्ट्स होते थे, यानी कि ज़माने कदीम की जो चीज़ें होती थी, उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए, एस्टिमेशन के लिए बेसिकली कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता था। तो ऑब्वियसली उसमें भी आप कार्बन डेटिंग को ही एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह जो आपके पास जो जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं जितने भी, जैसे रॉक्स वगैरह हो गई, इन तमाम चीज़ों की जो एज एस्टिमेशन होती है उसके लिए भी आप लोग कार्बन डेटिंग का प्रोसेस ही यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोगों को थोड़ा सा रेडिएशन हैज़र्ड्स बताती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे कुछ, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ों के बहुत ज़्यादा एडवांटेज नज़र आ रहे होते हैं, वहीं पे डेली लाइफ में हमें कहीं ना कहीं उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी नज़र आते हैं। जैसे कि अब रेडिएशंस के हमने बहुत सारे यूजेस पढ़े, हमें कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे नज़र आए, लेकिन जब हम किसी चीज़ का बेतहाशा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमें उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी मिलते हैं, हैज़र्ड्स भी मिलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अब हम रेडिएशंस के कुछ हैज़र्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये हैं। जो रेडिएशन हैज़र्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो रेडिएशंस होती हैं वो एक तो डायरेक्ट कंटैक्ट में आपकी बॉडी से रहें ना, तो वो आपकी स्किन को बर्न करती हैं या रेडनेस आ जाती है, जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। एक तो इन रेडिएशंस के ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की वजह से स्किन में ये रीज़न होती है। सेकंड, आपके पास स्टेरिलिटी की एक कंडीशन होती है कि ज़्यादा अगर आपके पास जो रेज़ होती हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएँ तो स्टेरिलिटी की एक डिज़ीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह जो जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में, ये आपके पास एक इसी का हैज़र्ड है। यानी कि आप ये कहते हैं कि कुछ भी सीरियस डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो आपके पास चिल्ड्रन बोर्न होते हैं उनमें, यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो कुदरती तौर पे किसी किस्म की कोई इस किस्म की जो बच्चे होते हैं उन्हें पैदाइशी तौर पे कोई माजूरी होती है, ठीक है। ये इन रेज़ की वजह से होता है। दैन लेकेमिया यानी कि जो आपके पास ब्लड सेल्स का कैंसर होता है वो बेसिकली इसकी वजह से अकर हो जाता है। ब्लाइंडनेस या कैटरेक्ट यानी कि या तो पूरी तरह से ब्लाइंडनेस होना, अंधा होना, नज़र ना आना कुछ, और दूसरा जो कैटरेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, आँख में जो मोतिया आ जाता है, आँख ख़राब हो जाती है। ये भी जो बेसिकली ज़्यादा ऐसे एरियाज़ में वर्कर होते हैं जो जहाँ पे रेडिएशन एमिट या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास जहाँ पे काम हो रहा होता है वहाँ पे बेसिकली ऐसी डिजीज़ नॉर्मल होती हैं, इसीलिए अवॉइड किया जाता है। जो आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली पॉपुलेटेड एरिया से काफ़ी डिस्टेंस पे अलॉट किए जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ से एमिट होने वाली जो रेडिएशंस होती हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को बैड इफ़ेक्ट ना दें, ठीक है। तो उसके यानी कि देखें इसकी अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, वो जो हिरोशिमा नागासाकी के जो इलाके थे उस टाइम पे, उसमें इसी तरह से हुआ था कि जो एक एटॉमिक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस ब्लास्ट की वजह से बाकी जो यानी कि जो एट द स्पॉट जो डिस्ट्रक्शन हुई थी वो तो एक तरफ थी, बाकी कितने साल तक वहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो बच्चे पैदा होते थे उनके अंदर किसी न किसी तरह से नेचुरल जो भी आपके पास डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो प्रेजेंट होती थी। वहाँ की जो लैंड थी वो टोटल बैरन लैंड बन चुकी थी, यानी कि वो फर्टिलिटी उसमें से ख़त्म हो गई थी कि वो दोबारा काश्त के काबिल नहीं रही थी।
और इस तरह से लोगों को बहुत सारी बीमारियां जो पैदा हुई थी वो इस वजह से कि ये जो हाई बीम रेज़ की एमिट हुई थी उनकी एब्जॉर्प्शन की वजह से बेसिकली ये सारे के सारे जो ड्रॉबैक थे वो देखने को मिले थे। नेक्स्ट आप देखें कि कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि रेडिएशन हैज़र्ड से अगेंस्ट अगर हम लेना चाहें तो हम इनके हैज़र्ड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? ये पहली बात तो ये कि जो भी आपके पास रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है जो आपको पता होता है, यानी कि इसके अंदर कोई हार्मफुल फॉर एग्ज़ाम्पल मटीरियल है या रेडियो एक्टिव है, उसको आप स्पेशल किस्म के जैसे टोंग्स एंड फॉर्सेप्स होते हैं ऐसे ऑपरेटर्स से हैंडल करें। उसके अलावा रबर ग्लव्स का यूज़ करें और हैंड्स फॉर जो आपके पास जो भी मटेरियल होता है उसको यूज़ करने के बाद एक्सपेरिमेंटली स्पेशली उनके लिए ये होती हैं ज़्यादा प्रिकॉशन जो ऐसे एरियाज़ में वर्कर्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, या फिर यूँ आप कह सकते हैं कि आपके पास जैसे विज़िटर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, उनको इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो फ़ौरन एक्सपेरिमेंट के बाद अपने हैंड वॉश कर लें। उसके अलावा जितना भी रेडियो एक्टिव सोर्स होता है उसको थिक लेड कंटेनर्स में रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो गामा रेज़ की सबसे ज़्यादा होती है, इनफैक्ट इतनी कि वो पेपर से भी पास हो जाते हैं, एलुमिनियम से भी, बट लेड फॉइल में से वो भी पास नहीं हो सकते। मतलब उन कंटेनर्स में तीनों तरह की जो रेज़ होती हैं वो सेफ़ रहती हैं, उनसे बाहर एमिट नहीं होती। और एक ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पर्सन एक्सपेरिमेंटली काम कर रहे होते हैं कि वो जो भी टोटल रेडियो एक्टिव सोर्स होता है उसको कभी भी अपनी तरफ डायरेक्ट पॉइंट आउट करके ना रखें, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे एरियाज़ का फ्रीक्वेंट विज़िट अवॉइड किया जाए ताकि आप कम से कम ऐसे नुकसान में आएँ, ठीक है, अवॉइड कर सकें आप इनके हैज़र्ड्स को। तो ये बेसिकली इसके हैज़र्ड्स जो थे इनसे बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस थे। नेक्स्ट आर टॉपिक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स देखें, न्यूक्लियर रिएक्शन आपके पास दो तरह के होते हैं, फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या होते हैं? जब कोई हैवी न्यूक्लियस डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो जाता है आपके पास स्मॉलर न्यूक्लियाई में, जबकि जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं इनमें जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए, ठीक है, ताकि वो मिल के कोई बड़ा एटम स्ट्रक्चर बनाए। अब होता कुछ यूँ है, इस तरह से देखें कि आपके पास लेट सपोज, क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम होता है, ये न्यूट्रॉन है जिसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है यूरेनियम पे, और थोड़ी देर के लिए ये आपके पास एक फिशन फ्रेगमेंट बनता है, फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन हो जाती है इसकी दो फर्दर डॉटर न्यूक्लियाइड में, विच इज़ क्रिप्टॉन एंड बेरियम। और याद रखें कि एक फिशन के दौरान हमेशा आपके पास जो टोटल न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं वो 3 होते हैं और एनर्जी की एक एक्सेस अमाउंट रिलीज़ होती है। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है जिसके अंदर हमने बात की कि जब हम बम्बार्डमेंट न्यूट्रॉन्स की इस पर करवाएंगे तो थोड़ी देर यानी फ्यू सेकंड्स के लिए ये फ्रैगमेंट बनाने के बाद ये अपने फर्दर दो डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको इक्वेशनल फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये तो खैर मैंने फ्यूजन की लिखी है, लेकिन इस तरह से इक्वेशन बना के अभी आप इसके लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दूं कि जो फिशन रिएक्शन होते हैं, एक स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है कि ये आपके पास जो एक्चुअल पेरेंट न्यूक्लियाइड होता है वो ये है, और जो आगे इससे टूट के बन गए स्मॉलर न्यूक्लियाइड वो इसके डॉटर न्यूक्लियाइड बनेंगे। तो जो टोटल मैस होता है वो आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाइड का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डॉटर न्यूक्लियाइड। उसकी रीज़न ये होती है कि देखें, जब आपने इसकी डिकम्पोजिशन करवाई, स्मॉलर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट करवाया, तो जस्ट ये 2 पार्ट डिकम्पोज नहीं हुए, बल्कि इस दौरान 3 न्यूट्रॉन भी पर फिशन रिलीज़ होंगे और एनर्जी की एक अमाउंट भी रिलीज़ होगी। दैट्स वाई वी कैन से हेयर द एक्चुअल मैस फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियाइड इज़ ग्रेटर दैन डॉटर न्यूक्लियाइड। तो यहाँ जब आप दोनों का मैस टोटल करेंगे, मे बी ये आपके पास 233 बनता हो, जबकि एक्चुअल आपके पास 235 है। जो 2 का डिक्रीज़ आएगा वो इस वजह से कि वो आपके पास जो टोटल मैस था वो वेस्ट हो जाएगा इन एमिशन ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी। और एक और बात ये हो गई कि जो आपके पास ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है फिशन रिएक्शंस में, ये आपके पास बेसिकली बहुत एक्सेस अमाउंट में होती है। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो, इधर फिशन एंड फ्यूजन हम जिसकी भी बात करें, वो इस वजह से कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको 1 टन कोयला दिया जाता है, आप 1 टन कोयले को जला के जो टोटल एनर्जी लेते हैं, 1 किलोग्राम यूरेनियम की अगर आप फिशन करवाएं तो उससे डबल एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है। इट मींस के जो केमिकल एनर्जी आपके पास उधर कोल वगैरह में जो फॉसिल्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, फ्यूज़ वगैरह जिनको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जलाने के लिए, उनमें जो एनर्जी आपके पास एमिट हो रही होती है वो बेसिकली इसकी निस्बत बहुत कम होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी को मेजर करने के लिए हम एक ग्रेटर यूनिट का यूज़ करते हैं, वो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी को मेजर करना होता है, जैसे कि फिशन फ्यूजन या जो भी आप इसमें ले रहे होते हैं। एक और बात ये कि ये आपके पास जैसे यहाँ पे मैंने बात आपको एक फिशन की बताई थी ना, अब इधर से मैं आपको थोड़ा सा चेन के बारे में बता दूँ।
होता अब कुछ यूँ है कि देखें, जैसे मिसाल के तौर पे ये अब आपके पास एक न्यूट्रॉन था, इस तरह से इसकी बम्बार्डमेंट हुई, थोड़ी देर के लिए फिशन फ्रेगमेंट बना, फिर क्रिप्टॉन और बेरियम इसमें से रिलीज़ हो गए, और फिर क्या होगा फर्दर जब ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ हुए, एनर्जी तो हर इवेंट में रिलीज़ हो रही है, वो मैंने एट द एंड इसी तरह मेंशन कर दिया, यानी एक्सेस अमाउंट में कर दी। तो यहाँ से देखें फिर फर्दर क्या होता है कि ये न्यूट्रॉन एक और यूरेनियम पे बम्बार्ड करेगा, ये इसी तरह से आगे से वो दोबारा से फिशन फ्रेगमेंट बनाएंगे, फिर 2 में स्प्लिट होंगे, फिर हर एक में से 3-3 न्यूट्रॉन रिलीज़ हो जाएंगे, और फर्दर ये फिनोमिना कंटिन्यू रहता है। और अगर इसको इसी तरह से प्रोसीड होता जाए, हम इसको किसी स्टेज पे कंट्रोल ना करेंगे, चेन बनती रहे, फिशन चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहे, तो एक ऐसी लिमिट आती है कि जब ब्लास्ट या एक्सप्लोजन हो सकता है। तो बेसिकली हमें जितना रिक्वायर्ड होता है ये रिएक्शन, हम उतना इसको प्रोसीड करवाते हैं, ट्रिगर करवाते हैं, उसके बाद फिर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स की हेल्प से इसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, और आप इसके किसी भी सवेयर किस्म के इफ़ेक्ट से बच जाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आर्टिफिशियली जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है वो बेसिकली फिशन एंड फ्यूजन का वो इस तरीके से होता है। सेकंड, अब हम बात करेंगे फ्यूजन रिएक्शंस की। जो बेसिकली आपके पास फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। फ्यूजन रिएक्शन की पहली बात, जैसे मैंने बाय डेफिनेशन आपको बता दी, ये ऐसी टाइप होती है रिएक्शन की जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जो स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर कंबाइन होकर बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं किसका, फ्यूजन का। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जैसे अभी मैंने फिशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया, इसी तरह अगर मैं फ्यूजन के बारे में बात करूँ तो होता कुछ यूँ है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक एटम ड्यूट्रियम का है और एक एटम ट्रेटियम का है, जैसे ये मैंने 2 लिए हैं, ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और कंबाइन होकर आपके पास एक हीलियम न्यूक्लियस या अल्फ़ा पार्टिकल फॉर्म करते हैं, और इस दौरान एनर्जी की एक जो अमाउंट है वो भी एमिट होती है, न्यूट्रॉन्स इसमें से एमिट होते हैं। तो ये होल फिनोमिना आपके पास फ्यूजन रिएक्शन का है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में मिलकर कंबाइन होकर एक लार्जर न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो आपके पास फ्यूजन रिएक्शन होता है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी बता देती हूँ कि जो ज़्यादातर एनर्जी आपके पास सन की तरफ से आती है ना, सन और स्टार्स की तरफ से, वो ज़्यादातर फ्यूजन जो रिएक्शंस होते हैं ना, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास फ्यूजन होती है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की होती है हीलियम न्यूक्लियस की तरफ, उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो आपके पास आप तक आती है हीट और लाइट की फॉर्म में। ये बेसिकली फ्यूजन रिएक्शंस का रिज़ल्ट होता है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर होता है सेंटर का सन की वो तकरीबन 20 मिलियन केल्विन होता है, जो इस फ्यूजन को फेवरेबल बनाता है। तो इस रिएक्शन के मुताबिक तकरीबन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं ताकि वो हीलियम न्यूक्लियस कन्वर्ट करें, बना सकें 2 पॉजिट्रॉन्स के साथ और 3 अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ। तकरीबन इस दौरान 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होती है वो एमिट होती है। तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास होल फिनोमिना था ये किसका था, फ्यूजन रिएक्शन का। तो आपने इस ओवरऑल जो मैंने आपको रिव्यू दे दिया, आपने इस फुल रिव्यू को अच्छे से एक दफ़ा सुनना है, फिर अपनी टेक्स्ट बुक से भी इसकी हेल्प लेनी है। इजी सा ये आपका चैप्टर था, होप सो क्लियर हो गया होगा सबको। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।